बैक टू एक्सप्लॉइट एज और आज का हमारा टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कैसे बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा मिलके बताते हैं एक एल्गोरिदम की असली परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सपोज हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स हैं। पहली का नाम एल्गोरिदम 1 है और दूसरी का नाम एल्गोरिदम 2 है। और हमारे पास कुछ बेस कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है वो कि जो भी हमारे पास मशीन है, जो बेस मशीन है जिसके ऊपर हम कोड रन कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स को रन कर रहे हैं, वो सेम है। एल्गोरिदम 1 के लिए भी सेम मशीन यूज हो रही है और एल्गोरिदम 2 के लिए भी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों एल्गोरिदम्स को हम सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। कि अगर हमें एक एरे देना है, एरे ए ऑफ n एलिमेंट्स, तो हम सेम एरे एल्गोरिदम 1 को भी दे रहे हैं, एरे जो है हम एल्गोरिदम 2 को भी दे रहे हैं। बट अब हम आउटपुट के टाइम में जो डिफरेंस देख रहे हैं वो काफी शॉकिंग है। कैसे? जो हमारी एल्गोरिदम 1 है, सपोज वो पर्टिकुलर एरे पे ए पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 10 सेकेंड्स का टाइम ले रही है। वहीं जो दूसरी एल्गोरिदम 2 है वो ऑपरेशंस का परफॉर्म करने के लिए 10 मिनट्स ले रही है। So this particular time difference is very drastic time. But how can we actually know which algorithm is more efficient without calculating time every time we run our code? So to evaluate time complexity, we have 3 basic units which are big theta, which is represented by this theta symbol, big omega, and big O. So we are going to study about units to understand our time complexity. तो आओ पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक टेक्निकल एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोज एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेस. इट हेल्प्स अस कंपेयर एफिशिएंसी विदाउट एक्चुअली रनिंग द कोड. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि जैसे जैसे हमारा इनपुट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमारे एल्गोरिदम कितना कितना टाइम लेती जाएगी। ये हमारी मदद करता है एफिशिएंसी को कंपेयर करने में बिना एक्चुअली रनिंग द कोड। मतलब हम बिना कोड को रन करे पता लगा सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सपोज हमारे पास एक 8 एलिमेंट्स का एरे है, दिस वन, और इसके अंदर 20 से लेके 90 तक एलिमेंट्स हैं और हमें इसके अंदर सर्च करना है कि इसके अंदर 60 नाम का एलिमेंट है या नहीं है। तो हम बेसिक मेथड ले लेते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस 20 से। फिर हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे कि क्या वो 60 के इक्वल है या नहीं है। तो पहले एलिमेंट देखते हैं, इज इट इक्वल टू 60 और नॉट? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 60. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. देन वी विल चेक इफ इट इज 60 और नॉट. So let's compare that doing one comparison takes us 1 unit of time. To find 60, we need first compare, second compare, third compare, fourth compare, and finally fifth compare will give us 60 output. So we need 5 units of time to reach 60. हमें 60 तक पहुंचने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ टाइम का टाइम लगा, ठीक है। अब सपोज हमारा ये एरे जो है अभी तो सिर्फ 8 एलिमेंट्स का है। अभी एरे सपोज हमारा 1000 एलिमेंट्स का होता, तो इस तरीके से हमारा अगर 60 इन 1000 एलिमेंट्स के सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता तो हमें 60 तक पहुंचते पहुंचते 1000 यूनिट्स ऑफ टाइम ट्रेवल करना पड़ता। तो सपोज 5 and 1000 हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमने जिस एल्गोरिदम को यूज करा है यहाँ पे इस एरे में से 60 को सर्च करने के लिए, वो होती है हमारी लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च उतना ही टाइम लगाते हैं एक एल्गोरिदम को एक एलिमेंट को सर्च करने में जितने उसके एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई और एल्गोरिदम है, सपोज एनी एल्गोरिदम बी that takes less than these 1000 units of time, then that algorithm too will be more efficient. So that's how we compare time complexities of 2 algorithms.
तो अब हम शुरू करते हैं अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक को समझने से, विच इज बिग ओ नोटेशन। तो हम बिग ओ नोटेशन को ही मोस्टली यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि बिग ओ नोटेशन जो है हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। मतलब कि एक एल्गोरिथम जो है वो मैक्स टू मैक्स दिस मच टाइम यूज करेगी, इससे कम कर सकती है पर इससे ज्यादा नहीं करेगी। So that's why we use big O notation, and that's what big O notation is. So let's suppose we have a function f of n, and the function is defined by f of n is equals to n square plus 1, which means the number of steps the algorithm will take is n square plus 1. Now we need to find a function g of n which when multiplied by c is always greater to the function f of n after a point called n naught. As we can see in the graph, after the n naught point, the function c multiplied by gn is always greater than f of n. So, what this actually means? Let's suppose we take gn to be n and we multiply it by 3. So, n square plus 1 is always greater than 3n, or whatever number we multiplied with n, suppose 10n or 11n, it will n square plus 1 will always be greater than n. So now take gn to be n square. N square plus 1 is always greater than n square. We know that at any value of n. तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशन है ये कि f of n is less than c into g of n, ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रही है, क्योंकि एट एनी वैल्यू ऑफ n जो हमारा n स्क्वायर है, जो हमारा f of n है, वो हमारे g of n से बड़ा ही है। तो इन दैट केस हम कोई c का वैल्यू देखते हैं। एट वी टेक c इज इक्वल्स टू 1 पे तो हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम 2 से शुरू करते हैं। वी टेक c इज इक्वल्स टू 2 और चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा n नॉट है जिसके बाद हमारा जो cgn फंक्शन है वो हमारे f of n फंक्शन से हमेशा बड़ा ही है, कभी छोटा नहीं है। तो let's take for c is equals to 2 and let's keep n is equals to 0 at first. At n is equals to 0, our left side becomes 1 and our right side becomes 0. So 1 is greater than 0. Hence, our this condition again is not satisfied. अब हम लेते हैं n is equals to 1. तो at n is equals to 1, our left side becomes 2 and our right side also becomes 2. And this time also our case of f of n is less than c into g of n also does not get satisfied. Now we take n is equals to 2, and as n is equals to 2, our left side becomes 5 and our right side becomes 8, and hence we got our first condition that at n is equals to 2, after that all n's at the value of c is equals to 2, our function c into g of n is always greater than the function f of n. So what is the time complexity of this f of n that we calculated? It will be f of n is equal to big O of g of n. ठीक है, big O of g o n. तो हमारा g of n क्या है? It is n square. ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए हमारा f of n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? बिग O of n square. Now we will compare different time complexities on the basis of time taken by them if input size is increased in terms of n. So हमारा जो सबसे कम टाइम लेने वाली एल्गोरिदम होती है वो होती है O of 1. उसके बाद जो हमारी एल्गोरिदम टाइम लेती है वो होती है O of log n. Then comes big O of n. As you can see in the graph, I am just reading the graph, nothing new. It's very easy to know that if we take O of n log n, its time complexity is greater than big O of n, as n is multiplied with another number, so it's automatically greater than big O of n. Now another number is big O of n square. इसके बाद आता है हमारा बिग O of 2 की पावर एनीथिंग n. देन हमारा आता है बिग O of n फैक्टोरियल. तो ये हमारा पूरा चार्ट है, अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमें एनालाइज करना इजी हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को. नेक्स्ट हम आते हैं बिग थीटा पर. बिग थीटा और बिग O में यही फर्क होता है, जो कि बिग O होता है वो हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, लेकिन जबकि जो बिग थीटा है वो हमें एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है. इट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है f of n, लेट्स टेक अगेन f of n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1.
मतलब कि ये हमेशा किसी फंक्शन g ऑफ n से हमेशा छोटा रहेगा विच इज मल्टीप्लाइड बाय c2 और हमेशा बड़ा रहेगा टू द फंक्शन g of n if gn is multiplied to c1. For example, if we take c1 is equals to 1 and c2 is equals to 2 and gn is equals to n square. In that case, c1 is equals to 1 c1 into gn which is n square is always less than f of n which is n square plus 1 which is less than 2 into n square after a point n naught which we analyzed previously which is 2 here. So that's why average case algorithm works like this. This is a function of big theta. As you can see in the graph, after the n naught point, f of n is always greater than c1 into g of n and is always less than c2 into g of n. So that's the big theta. Now let's come on to big omega. Big omega calculates the best case time complexity. Means f of n is always greater than c multiplied by g of n. इसका मतलब है कि अगर हम f of n को लेते हैं n square plus 1 तो हमें इसका केस तो पता ही है, पहले हमने देख लिया है कि n square plus 1 is always greater than n square. तो अगर हम c को 1 लेते हैं और जो हमारा n naught है उसको हम क्या लेके ये हमेशा बड़ा रहे, उसको अगर हम 1 भी लेंगे तो भी हमेशा बड़ा हो जाएगा. 1 plus 1 is greater than 1 because. So इसके भी हमने देख लिया है कि बिग ओमेगा होता है हमें वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देता है. इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि जो n नॉट है उसके बाद हमारा जो f of n है वो हमेशा c इंटू जी ऑफ n से बड़ा है. ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं इनके कॉमन एग्जांपल्स. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि एक एलिमेंट को एरे में सर्च करने के लिए जो हमारा बिग O है वो हमें क्या वैल्यू देगा. क्योंकि जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, सपोज इस एरे के अंदर जो है वो 9 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो हमें बिग O ऑफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सर्च करने के लिए हमें एक एक करके सर्च करना पड़ेगा. तो इसलिए हमें जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे. तो बिग O हमें देगा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जो बिग थीटा है वो हमें टाइम क्या देगा, विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे डिवाइडेड बाय 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज n बाय 2. इट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन बाय बिग थीटा. तो ये हमारी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. नेक्स्ट हमारे पास आता है बिग ओमेगा. बिग ओमेगा हमें बेस्ट केस देता है. सपोज हमें हमारा जो एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे है, तो मैंने पहला कंपैरिजन मिला, मुझे मिल गया. सो इट इज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर मेरा बेस्ट केस चल रहा है तो मुझे हमेशा वो जो एलिमेंट है मेरा एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा. दैट इज बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे. नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एरे. तो हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना होता है एरे के अंदर तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें कांस्टेंट टाइम लगता है ना. तो हम बिग O इज इक्वल्स टू 1. बिग O हमें देता है दिस इज वर्स्ट केस. वर्स्ट केस में भी हमें कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि एरे में जब हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो सीधा इंडेक्स के थ्रू करते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल कांस्टेंट टाइम लगेगा. अब वर्स्ट केस ही कांस्टेंट है तो एवरेज केस भी कांस्टेंट हुआ, बेस्ट केस है वो भी हमारा कांस्टेंट हुआ. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, और ये तीनों में ही सेम है. अब बाइनरी सर्च में देख लेते हैं. बाइनरी सर्च थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है. ये जो नॉर्मल लीनियर सर्च था हमारा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है लीनियरली, और जो बाइनरी सर्च है उसमें जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आती है वो आती है बिग O ऑफ log n. ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब हमारी जो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थीटा ऑफ log n. क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड 2 कर देंगे तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो दैट्स वाई हम इसको जो भी हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज में से ओमिट कर ही देते हैं. ठीक है, ये हमारी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. एंड इन द बेस्ट केस दैट आवर एलिमेंट इज फाउंड एट द फर्स्ट इंडेक्स दैट वी चेक्ड. सो बिग ओमेगा इज इक्वल्स टू 1. तो ये हमारी बेस्ट केस में हमें बिल्कुल कांस्टेंट टाइम मिलेगा. ठीक है, हम एक छोटी सिंपल सी एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हम
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का शॉर्टेस्ट वे क्या होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एन दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमें फटाफट फास्ट करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बिग ओ। तो आज शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला फंक्शन है वो है हमारा 3n/2। तो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कांस्टेंट से डील करना होता है हम जस्ट रिमूव कर देते हैं कांस्टेंट्स, क्योंकि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को या फिर डिवाइड करके किसी नंबर को इट विल नॉट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम लिखेंगे बिग ओ ऑफ n ओनली। ठीक है, हमने 3 और 2 को हटा दिया। फिर हमारा जो सेकंड है फंक्शन हमें गिवन है 3n³ + 2n² + n। तो जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को देखने के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन हैं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी ना उसको उठाएंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे। तो इन दिस केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n³ is much greater than n² and n, so we will omit 2n² and n, also this constant at before the n³, and our time complexity becomes big O of n. Next हमारे पास जो f of n given है which is 2n + 1, तो हमें सारे कॉन्स्टेंट्स हटा देने हैं, प्लस में हो कैसे भी हो हम लिखेंगे इसका जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n आएगी। हमारा जो फोर्थ हमें f of n गिवन है विच इज n² + 2 of n, 2 n। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा बड़ी है, उसी को हम बिग O के अंदर लिख देंगे। इन दोनों में से 2n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम बिग O ऑफ 2n लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल इज n log n + n²। एज वी नो कि n² इज मच ग्रेटर देन n log n, so our time complexity becomes big O of n² here। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं concepts। तो wish you all the best for the next parts of series। Till then, stay with me and I'll make all of your concepts clear। Our next topic we will be covering is arrays। So stay tuned for arrays and comment ready for DSA if you really enjoyed the video। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।